नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के प्रमुख 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उससे संबंधित और वाचन शिक्षण से संबंधित और लेखन शिक्षण से संबंधित और सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लिए हैं। इस वीडियो में अपन उनका बारीकी से अपन अध्ययन करेंगे, एक एक प्रश्न को बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के निर्धारण पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनमें से कौन सा इनमें नहीं है। देखो, सुनना, देखना, बोलना और पढ़ना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 होते हैं। इसका मतलब इसमें देखना जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं होता है। यानी भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें देखिए, सुनना और पढ़ना होता है, ध्यान रखना, सुनना और जो पढ़ना होता है ये इनपुट कहलाते हैं, मतलब इससे अपन ग्रहण करते हैं, इनको ग्रहात्मक कौशल भी कहा जाता है। जबकि इसके अलावा बोलना और लिखना होता है, वो दोनों अभिव्यक्ति होते हैं। यानी बोलेंगे तो अभिव्यक्ति होगी, अपन अच्छा उच्चारण सीखेंगे, और लिखेंगे तो लेखन अभिव्यक्ति का विकास होगा। इसलिए जो बोलना और लिखना होता है उसे अभिव्यंजनात्मक कौशल के नाम से भी जाना जाता है। तो सुनना मतलब लर्निंग, बोलना मतलब स्पीकिंग मतलब बोलेंगे, और पढ़ना मतलब रीडिंग, और राइटिंग मतलब लिखेंगे। तो 4 कौशल होते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इनमें ये दोनों बातें अच्छी तरीके से ध्यान रखना, सुनना और पढ़ना ये दोनों इनपुट होते हैं, जबकि बोलना और लिखना आउटपुट होते हैं। ठीक है ना। इनसे अपन ग्रहण करेंगे और इन दोनों से अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में कविता के कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है। वह किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास कर रहा है। एक शिक्षक है, वो कक्षा में क्या कर रहा है, पाठ का वाचन कर रहा है, यानी पढ़ रहा है। तो वो किस प्रकार के कौशल का अभिव्यक्ति करेगा, यानी अभिव्यक्ति करेगा या फिर अर्थग्रहण करेगा। अभिव्यक्ति और अर्थग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक जब कविता पाठ का वाचन करता है तो वो अभिव्यक्ति तो करता ही करता है। देखो, बोलेगा तो जरूरी, अभिव्यक्त तो वो करेगा ही करेगा, परंतु उसके साथ साथ में वो क्या करेगा, अर्थग्रहण भी करेगा। इसका मतलब इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, अभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण। यानी पाठ की भाव अभिव्यक्ति होगी, उसको भी वो साथ साथ में प्रस्तुत करेगा। आ रही है ना बात समझ में। एक शिक्षक कक्षा में कविता पाठ के दौरान यानी अभिव्यक्ति के साथ साथ अर्थग्रहण भी करेगा, इसलिए इसे पाठाभिव्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिव्यक्ति की कुशलताएं अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती हैं। यानी अभिव्यक्ति कुशलताएं किसके साथ, सुनने से, गुनगुनाने से, बोलने से या पठन करने से। तो ये मतलब अभिव्यक्ति की कुशलताएं भाषा के आधार पर बोलने से जुड़ी हुई होती हैं। किस पे जुड़ी हुई होती हैं, बोलने से। यानी अभिव्यक्ति की कुशलताएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है मौखिक और एक होती है लिखित। तो अपन अगर बोलेंगे ना तो वो मौखिक होगी। मौखिक अभिव्यक्ति की संबंधी कुशलताएं बोलना होता है। इसके अंतर्गत मतलब लिखित अभिव्यक्ति जो होगी उससे संबंधित कुशलताएं वो होंगी, वो लेखन कौशल के अंतर्गत माने जाएंगे, जबकि बोलने वाली मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। यानी लिखित अभिव्यक्ति का निम्न विशेष साधन नहीं है: पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। ऐसे ऑप्शन परीक्षा में बहुत मतलब कंफ्यूज करते हैं मित्रों, इसलिए मैं चारों ऑप्शनों का पूरा विश्लेषण कर रहा हूँ आपके सामने। तो देखो, इस यहाँ पर अपने को पूछा लिखित अभिव्यक्ति, तो पत्र लिखेंगे तो लिखना तो पड़ेगा ना अपन को, निबंध लिखेंगे तो भी लिखना पड़ेगा, नाटक लिखेंगे तो भी लिखना पड़ेगा, परंतु वाद विवाद है ना, इसमें अपनी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, नहीं कि लिखित अभिव्यक्ति का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाद विवाद। वाद विवाद जो है वो लिखित अभिव्यक्ति का साधन न होकर के मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है ना। वाद विवाद से अपन सही उच्चारण करना सीख जाते हैं, और साथ साथ में अपने अंदर क्या है, आत्मविश्वास की कुशलताएं होती है वो भी विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माध्यम के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। यानी माध्यम के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप कौन कौन से होते हैं। तो देखो, आनंद और प्रयोजन साध्य, प्रेष्य और प्रेषणीय साध्य, ग्रहित और सृजनात्मक, मौखिक और लिखित। तो यही होते हैं माध्यम, लिखित और मौखिक होती हैं।
तो देखिए माध्यम के आधार पर अभिव्यक्तियां दो प्रकार की होती हैं, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित। मौखिक में अपन बोलना सीख जाते हैं, शुद्ध उच्चारण करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं, जबकि लिखित में अपन क्या करते हैं, लिखना सीख जाते हैं अपने विचारों को। नेक्स्ट देखिएगा, वाचन के समय अर्थग्रहण को नहीं समझने का कारण क्या होता है। वाचन के समय अपन अर्थग्रहण को नहीं समझते हैं तो इसका क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है। इसका अनुभव और अभ्यास का अभाव, दृष्टि दोष, दोषपूर्ण प्रशिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही शानदार ऑप्शन है। अपन ऐसे प्रश्नों में यहाँ पर उलझ जाते हैं कि दोषपूर्ण प्रशिक्षण हो सकता है, दृष्टि दोष हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है, या अनुभव और अभ्यास का अभाव। तो देखो वाचन के समय अर्थ को नहीं समझने का, प्रश्न को समझो, वाचन के समय अपन अर्थ को क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि अपने को नहीं तो अनुभव होता है नहीं अभ्यास होता है, यही है। देखो दृष्टि दोष तो मतलब जैसे अपन अंधे होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, वहां पर चलता है, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं। ये ऑप्शन तो साफ साफ गलत है। और दोषपूर्ण प्रशिक्षण ये भी गलत है, बिल्कुल दोषपूर्ण प्रशिक्षण नहीं कह सकते अपन उसको, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो अपने को अनुभव नहीं है, या फिर अपन ने इसमें अभ्यास में अभाव किया है, यानी अभ्यास लगातार नहीं किया, इसलिए अपन क्या करते हैं, वाचन के समय अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। वरना तो अपन पढ़ते पढ़ते बात को समझ जाते कि अगला अपन को क्या कहना चाह रहा है। वाचन के अंतर्गत 4 क्रियाएं शामिल होती हैं, अक्षरों को देखना, अक्षरों को पहचानना, शब्दों को समझना और उसका अर्थ ग्रहण करना। तो वाचन का निरंतर अपन अभ्यास करेंगे तो ही वाचन में कुशलता हासिल की जा सकती है। समझ रहे हो ना बात को। वाचन के 4 प्रमुख गुण आपको मैंने बताए हैं, अक्षरों को देखना, अक्षरों को पहचानना, शब्दों को समझना और उसके साथ साथ उसके अर्थ को ग्रहण करना। तो ये सारी बातें अपन क्या करेंगे, अनुभव के साथ साथ निरंतर लगातार चलती रहेंगी। अगला देखिए, सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है, अध्यापक, समूह का नेता, समूह का छात्र, उक्त में से कोई नहीं। अधिकांश विद्यार्थी 90% अध्यापक ही करता है। वाचन पढ़ते ही अपन क्या करते हैं, पहला वाचन अध्यापक ही करेगा, क्योंकि आदर्श वाचन होता है। जबकि यहाँ पर सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है, यहाँ पर शब्द पढ़िए आप, सामूहिक वाचन दिया, इसका मतलब समूह का नेता, इसमें आंसर सही आएगा। सामूहिक वाचन में समूह का नेता मतलब सहस्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं। देखो एक तो व्यक्तिक वाचन होता है, व्यक्तिक सहस्वर वाचन, दूसरा होता है सामूहिक या संवेद सहस्वर वाचन। तो संवेद तो कविता के दौरान होता है। तो सामूहिक वाचन के माध्यम से संकोचित जो स्वभाव के बालक होते हैं ना, उसमें धीरे धीरे अभ्यास होने से उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अच्छी तरीके से वाचन करना या बोलना सीख जाते हैं, अच्छी तरह से उच्चारण करना सीख जाते हैं। आगे देखिए, सहस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं से होता है। सहस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं से होता है, छोटी कक्षाओं से, माध्यमिक कक्षाओं से, उच्च कक्षाओं से या उच्च माध्यमिक। तो देखो सहस्वर जो वाचन होता है वो छोटी कक्षाओं से शुरू हो जाता है, छात्रों से। आप देखते होंगे छोटी कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे पहाड़े एक साथ बुलवाए जाते हैं, क ख ग घ बुलवाए जाते हैं, फिर कावड़ी बुलवाई जाती है, तो वो छोटी कक्षाओं से शुरू होता है। तो देखो सहस्वर वाचन का अभ्यास प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है। इसमें बालकों के अध्ययन के प्रति रुचि भी बढ़ती है कि गुरुजी आज पाठ पढ़ाएंगे अपन को, और साथ साथ बच्चों का ध्यान केंद्रित, यानी अपन बोल बोल के पढ़ते हैं ना तो अपना ध्यान केंद्रित होता है। एक अपन मौन वाचन करते हैं तो मौन वाचन में 5 मिनट के लिए दिमाग बुक पे रहेगा, अपना टॉपिक पे, और फिर पता नहीं कहाँ पर विदेश में ही चला जाता है, समझ से बाहर हो जाता है सारा का। इसलिए ध्यान केंद्र करने की सबसे अच्छी विधि बोल करके पढ़ना होता है। बालक शुद्ध उच्चारण भी इसमें से सीख जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं, वरना उनको शुद्ध उच्चारण की, हकलाहट की वो भी समस्या रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त जो साधन होता है वो क्या होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन होता है वो आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है आदर्श वाचन। फिर शिक्षक के वाचन के उच्चारण या फिर वर्तनी संबंधी या किसी प्रकार की कोई कमी होती है, उसमें शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन के बाद छात्रों के द्वारा उससे क्या करवाया जाता है, अनुकरण वाचन करवाया जाता है, कि अब जैसे शिक्षक पढ़ रहा है वैसे ही विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सहस्वर वाचन में अभ्यास का काम कौन करवाता है, आदर्श वाचन में शिक्षक ही करवाता है। मौन वाचन से क्या क्या लाभ होते हैं, मौन वाचन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, मौन वाचन से अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी की किताब का सदुपयोग, शारीरिक वृद्धि,
तो ऐसे प्रश्न देखो अपन निरंतर अभ्यास करते रहते हैं ना पढ़ाई का, उससे सोल्व होंगे, इसमें रटी रटाई बात नहीं चलेगी यहाँ पर। तो मौन वाचन से लाभ यही होता है, अवकाश के समय और सदुपयोग। अब देखो अभिव्यक्ति कौशल का विकास, अभिव्यक्ति तो बोलेंगे तब होगा ना जबकि अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पर मौन वाचन कर रहे हैं, तो एकदम साफ साफ गलत है। खरीदी की किताब का सदुपयोग, तो किताब का सदुपयोग होता ही रहता है, चाहे मौन वाचन करो चाहे मतलब बोल करके करो चाहे स्वर वाचन करो, इसका सदुपयोग होगा। शारीरिक वृद्धि कोई मतलब ही नहीं है। तो अवकाश के समय का सदुपयोग होगा, यानी लंबे समय में थोड़े समय में आप काफ़ी अध्ययन कर सकते हैं, अपने थकावट भी कम होती है, खूब सारा अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सी बातें अपने एक साथ पढ़ सकते हैं। तो मौन वाचन से ये लाभ होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? तो मौन वाचन में, सहस्वर वाचन में, अनुकरण वाचन में, या उक्त में से कोई नहीं। आशा करता हूँ सभी को पता होगा मौन वाचन में होता है। अपन सभी ज़्यादातर क्या करते हैं, अधिकांश पढ़ते मौन वाचन में, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे तो वो उसमें मौन वाचन की आदत डलती जाती है। तो अधिकांश वाचन मौन वाचन के रूप में होता है। सहस्वर वाचन तो केवल प्रारंभिक कक्षाओं तक ही चलता है, ये तो कि सिर्फ प्रारंभिक कक्षाओं तक चलता है। बाद में घर परिवार में भी इजाज़त नहीं दी जाती कि आप बोल बोल करके पढ़ो, है ना, कहते हैं चुपचाप पढ़ ले। मौन वाचन के में कम समय में अधिक पढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ किसी भी विषय का गहन अध्ययन मौन वाचन से ही संभव होता है। तो सही आंसर अपना होगा मौन वाचन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए अपने को ज्ञान की वृद्धि में त्वरितता लानी चाहिए, अर्थ ग्रहण ग्राह्यता में त्वरितता, या फिर ज़्यादा समय पढ़ना या पढ़ने में मन लगाना। तो देखो मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए हमको अर्थ की ग्राह्यता में त्वरित, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ग्रहण करना आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात अपने समझ में आनी चाहिए। यानी मौन वाचन की गति अर्थ ग्रहण की त्वरितता लाकर ही बढ़ाई जा सकती है। इसमें अर्थ ग्रहण में त्वरितता लाने से निरंतरता या समायोजित अभ्यास की बहुत ही आवश्यकता होती है, लगातार अपने को कई घंटों पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेषकर किस देश की देन है? सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? रूस, जर्मनी, जापान या अमेरिका? तो मौन वाचन सबसे पहले वो अमेरिका में किया गया था मित्रों। कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था। मौन वाचन का शाब्दिक अर्थ था मतलब बोला हुआ किसी दूसरे को न सुनाई दे। नेक्स्ट देखिए, मौन वाचन कब शुरू होता है? अजीबोगरीब प्रश्न है, 3-4 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तीसरी कक्षा इसका सही उत्तर माना है, जबकि मुझे लगता है कि ये छठी कक्षा से शुरू होना चाहिए। यानी तीसरी कक्षा में कौन सा बच्चा मौन वाचन करता है, परंतु पता नहीं बोर्ड वाले ने क्यों मान लिया, क्या कर लिया, समझ से बाहर है, अब तक ये समझ से बाहर है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर तीसरी होगा क्योंकि बोर्ड ने मान चुका है। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? निरंतर मौन वाचन अपन करेंगे तो कौन सा दोष आ जाता है? तो मित्रों कौन सा आएगा? वर्तनी संबंधी दोष, उच्चारण संबंधी दोष, सीखने में मंदता, या फिर लेखन संबंधी गलतियां। तो निरंतर मौन वाचन अपन करेंगे ना तो अपने उच्चारण संबंधी दोष हो जाएगा। अगर बोल बोल के पढ़ेंगे तो सही नहीं पढ़ेंगे तो अपने को दूसरा डांट देगा अध्यापक वगैरह, तो अपन फिर से दोबारा शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे, अच्छे से उसको बांचना या पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो मौन वाचन लगातार छोटे बच्चे करते हैं तो उसमें उच्चारण संबंधी दोष आ जाता है, क्योंकि दूसरे को तो सुनाई देगा नहीं, अपने अंदर ही अंदर वो उसको पढ़ता रहेगा, तो उसमें उच्चारण संबंधी दोष आ जाएगा। कई बच्चों में होती है ये कमजोरियाँ। लिखित कार्य से क्या तात्पर्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखित कार्य से तात्पर्य कक्षा का कार्य या फिर गृह कार्य, या कक्षा और गृह कार्य दोनों, या उक्त में से कोई नहीं। अधिकांश बच्चे 70% यहाँ तक कर देते हैं, 80% तक यहाँ तक पहुँचते हैं। ये दो ऑप्शन थे, नीचे वाला कोई पढ़ता ही नहीं, जबकि सही आंसर कक्षा कार्य और गृह कार्य ही होता है लिखित कार्य का तात्पर्य, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना चारों ऑप्शन को, परीक्षा में अपन पहले ही ऑप्शन पे उत्तर दे देते हैं इसीलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है। लिखित कार्यों की त्रुटियों का प्रकार कौन सा होता है? तो देखिए, लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, उपयुक्त में से सभी। तो आशा करता हूँ सभी को अच्छे से पता होगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि लिखित कार्य त्रुटियों में मात्रा और वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं, व्याकरण के नियमों का संबंधी दोष भी होते हैं, और विराम चिन्हों का प्रयोग भी इसमें गलत कर देते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? पुस्तकालय में, विद्यालय में, वाचनालय या अभिनंदन सभा में। तो देखो मौन वाचन पुस्तकालय में तो बहुत आवश्यक है,
वाचनालय में भी बहुत आवश्यक है। विद्यालय में भी अपन शिक्षक अभ्यास करवाते हैं, परंतु अभिनंदन कक्ष होता है, सभा होती है ना, वहाँ पर अपन को बोलना ही पड़ेगा। मौन वाचन वहाँ पर नहीं चलेगा। अभिनंदन सभा में क्या है कि मुंह से आवाज़ निकलना ही बहुत ज़रूरी होती है। मौन वाचन में अपन मुंह से आवाज़ नहीं निकालते थे। अभिनंदन जो कक्ष होता है उसमें तो अपन को बोलना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, और ऐसे प्रश्नों को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये नहीं वाला शब्द छोड़ ही देते हैं। मौन वाचन किया जा सकता है पुस्तकालय में, शाबाश, खट्टाक से उत्तर दे देते हैं। प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ना। शिष्टाचार विरुद्ध किसे कह सकते हैं? शिष्टाचार के विरुद्ध किसे कहा जा सकता है? अच्छे ऑप्शन है। पुस्तकालय में मौन वाचन, वाचनालय में जोर से पत्र पढ़ना, घर में शोर मचाना, अध्यापक के द्वारा कक्षा को अनुशासन में रखना। तो ये शिष्टाचार से विरुद्ध इसमें कौन सा है? शिष्टाचार से विरुद्ध यही है कि वाचनालय में जोर से पत्र पढ़ना, ये शिष्टाचार। वाचनालय में मौन वाचन जरूरी होता है, पुस्तकालय में मौन वाचन। घर में तो शोर मचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अध्यापक कक्षा में अनुशासन भी बनाए रख सकता है, परंतु वाचनालय में जोर जोर से पत्र पढ़ना नहीं पढ़ सकते। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। नेक्स्ट देखिए, मौन वाचन में वृद्धि लाई जा सकती है। मौन वाचन में वृद्धि कैसे लाई जा सकती है? शारीरिक विकास से, लिखने की गति से, नेत्रों की गति से या सुनने की गति से। मौन वाचन में वृद्धि मतलब अपन जल्दी जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं मन ही मन में? तो अपने नेत्रों की गति को बढ़ा करके अपन जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। मतलब मौन वाचन में शब्दों को देख करके मन ही मन में पढ़ करके उसका मन ही मन में अर्थ ग्रहण किया जाता है, और मौन वाचन में नेत्रों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जितनी तीव्र गति से हम मौन वाचन करेंगे उतनी ही हमारे नेत्रों की गतिविधि होनी बहुत ही जरूरी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, लिखना सिखाते समय बालक को पहले क्या सिखाया जाता है? लिखना सिखाते समय सबसे पहले बालक को शिक्षक क्या सिखाता है? भगवान का नाम लिखना, या बालक का स्वयं का नाम लिखना, या अध्यापक का नाम, या वाक्य लिखना? तो बालक का स्वयं का नाम लिखना ही सबसे पहले अध्यापक उसको सिखाएगा, जिससे बच्चा क्या होगा कि अपने नाम को लिखने में रुचि लेगा। इससे वो तत्परता बढ़ेगी, उसमें तत्परता बढ़ेगी तो अपने आगे की बात भी अपना आराम से सीख जाएंगे। इसलिए बालक को स्वयं का नाम लिखना सिखाया जाता है, फिर उसके पिता का, फिर माता का, फिर दादा का, ऐसे ही सिखाते हैं बच्चे को, पहला फुसला करके। वरना सीधा कह देगी तो जयपुर का नाम लिखो, जानता ही नहीं जयपुर होता क्या है ना? तो एक एक चीज़ को समझो। देखो, प्राय पाठशाला में बालकों से पहले क्या लिखवाते हैं? पाठशाला में सबसे पहले बालक को शब्द लिखाते हैं, वाक्य लिखाते हैं, अक्षर लिखाते हैं, नाम लिखाते हैं। तो प्राय पाठशाला में बालक से सबसे पहले अक्षर लिखाया जाता है। क्या लिखाया जाता है? अक्षर लिखाया जाता है। अक्षर वह बोलना और लिखना सीख जाता है, तो उसके बाद में उसे शब्द लिखाया जाता है, और शब्द के बाद में शब्द को बोलना पढ़ना लिख जाता है, तो बाद में वाक्य लिखाया जाता है ना? वैसे भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वैसे तो देखो ध्वनि होती है, और वैसे वर्ण होती है, इसको अक्षर भी बोल सकते हैं। और भाषा की सबसे मतलब अर्थपूर्ण की बात करें तो वहाँ पर वाक्य भी आता है। नेक्स्ट देखिए, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। किसने कहा? हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। ये बात किसने कही है? विवेकानंद जी, रामकृष्ण जी, मुदालियर आयोग या महात्मा गांधी? तो ये बात महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अगर हाथ की लिखावट अगर खराब है ना आपकी, तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है। हस्तलिपि सुस्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए, सुंदर सुंदर अक्षर लिखने चाहिए। मौखिक कार्य का रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है। मौखिक कार्य का रिकॉर्ड अपन किस में सही लिख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं? तो लिखित कार्य में, अभ्यास कार्य में, गृह कार्य में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मौखिक का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, है ना? तो बोलना का जो कार्य वो रिकॉर्ड रखने के लिए लिखित कार्य सहायक होता है, क्योंकि मौखिक कार्य तो अस्थायी होता है। अपन मौखिक कोई बात बोलते तो वो अस्थायी रहेगी, अगर उसको लिख देंगे तो वो स्थायी हो जाएगी। हम बोले हुए शब्दों को भूल जाते हैं, उन्हें लिख करके स्थायित्व दिया जाता है। तो इसका मतलब सही आंसर मौखिक कार्य को रिकॉर्ड लिखित कार्य के माध्यम से रह सकता है ना? विद्यार्थी में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए अध्यापक किस कार्य को अधिक महत्व देता है? स्वाध्याय की अभिव्यक्ति पैदा करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक इसमें से मौखिक कार्य करेगा, या गृह कार्य, या लिखित कार्य, या फिर असाइनमेंट देगा? तो विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए ही बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, परंतु रियल लाइफ में देखा जाए ना,
तो बच्चे इस गृह कार्य को क्या है कि अनुचित समझते हैं, वो 2 मिनट में इस काम को खत्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गृह कार्य खत्म हो और मैं मेरे खेलने में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करूँ। तो देखो, स्व अध्याय की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए शिक्षक के द्वारा ये गृह कार्य दिया जाता है बच्चे को, परंतु ये मतलब रियल लाइफ में नहीं लागू होता है। अपन किताब में ऐसे कह सकते हैं। लिखित कार्य 2 प्रकार के होते हैं। लिखित कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कक्षा में लिखित कार्य करवाया जाता है और दूसरा कहाँ पर करवाया जाता है? राजकार्य में या लेखन कार्य में, वाचन, एक गृह कार्य में होता है दूसरा। देखो, कक्षा में लिखित कार्य हमेशा शिक्षक करेगा। शिक्षक जो लिखेगा बोर्ड पे वो शिक्षक का लिखित कार्य माना जाएगा, और गृह कार्य जो होता है वो बच्चे का गृह कार्य लिखित कार्य माना जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवाद पाठ में संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री, तो मौखिक उदाहरण, शामपट कार्य, मॉडल या टेप रिकॉर्ड। तो संवाद पाठ होता है, संवाद जिसको बोले जाते हैं, मतलब जैसे अपन नाटक पढ़ा रहे हैं कक्षा में, तो उस वहाँ पर संवाद होंगे, जैसे ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, कार्नेलिया है, ऐसे संवाद होंगे। तो उसके लिए उद्योतन क्या होगा? टेप रिकॉर्ड होगा। टेप रिकॉर्ड में क्या होगा कि सभी के संवाद होंगे, वो एक साथ रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस दौरान यदि कोई पाठ्य सामग्री हमारे समझ में नहीं आ रही है तो टेप रिकॉर्ड के माध्यम से उसे बार बार से सुन करके समझ सकते हैं। कोई हार्ड शब्द हो, कोई मतलब ऐसे ही शब्द हैं जो हमने कभी सुने ना हो, तो वो टेप रिकॉर्ड से शुद्ध उच्चारण उनका करवाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली। अभी मैंने आपको बताया था ना, कक्षा अभिनय प्रणाली। जैसे नाटक है, नाटक अगर अपन को पाठ में पढ़ा है, कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, तो शिक्षक क्या करेगा? किसी को चंद्रगुप्त बना देगा, किसी को स्कंदगुप्त बना देगा, किसी को चाणक्य बना देगा, किसी को ध्रुव स्वामिनी बना देगा। ऐसे करते हैं ना 5-7 बच्चों को खड़ा करके, और जैसे जैसे वो नाटक में आते हैं पात्र, वैसे वैसे वो बच्चे हैं वो पढ़ते चलते हैं। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही शानदार नाटक शिक्षण पढ़ाने की विधि है। ठीक है ना? आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायकता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आत्मीकरण के पश्चात, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? तो देखो, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या मौन वाचन। तो आत्मीकरण का मतलब समझो पहले। आत्मीकरण का मतलब होता है अपन स्वयं कैसे उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, किसी दूसरे की सहायता के बगैर स्वयं अर्थ ग्रहण करना ही आत्मीकरण कहलाता है। तो ये मौन वाचन सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि मौन वाचन में कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा अपन को, अपनी आवाज़ होगी, अपने तक ही सीमित रहेगी, अपने उस पद्यांश का, उस गद्यांश का अर्थ है वो स्वयं आत्मीकरण करते चलेंगे, स्वयं ग्रहण करते चलेंगे। आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा, अनुकरण वाचन बच्चों के द्वारा, संवेद वाचन कविता शिक्षण के दौरान बच्चों के द्वारा। तो ये बात होती है। तो आत्मीकरण के दौरान क्या होता है, मतलब मौन वाचन सबसे उपयुक्त होता है। मौन वाचन में अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त साधन माना जाता है। मौन वाचन में अर्थ को गहराई के साथ समझा जा सकता है, बिल्कुल आराम से अपन स्वयं समझ सकते हैं। आत्मीकरण के पश्चात बालक मौन वाचन क्यों करते हैं, यानी बालक मौन वाचन क्यों करते हैं, क्या रीजन है? बालक के मौन वाचन क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ज्ञान प्राप्ति के लिए, समय गुजारने के लिए, शीघ्रता सीखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, बालक मौन वाचन क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? ज्ञान प्राप्ति के लिए मौन वाचन करते हैं, समय गुजारने के लिए नहीं करते हैं। जबकि रियलिटी तो यही है, कक्षा में समय गुजारने के लिए कि मैं मौन वाचन कर रहा हूँ, है ना? यही अपन ज़्यादातर क्या दिमाग लगाते हैं, यही कि समय गुजारने के लिए। और रियल में अगर देखा जाए तो बच्चे सही बात में यही करते हैं कि समय टाइम पास करते हैं। शीघ्रता से सीखने की तो कोई, शीघ्र गति से लिखने के लिए तो मतलब लिखना तो होगा ही नहीं, ये तो क्या है कि वाचन हो रहा है, लिखने का तो कोई प्रश्न नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मौन वाचन करवाया जाता है, जबकि रियल लाइफ में ये चलता है, ये अपन को नहीं करना है। सही उत्तर 1 नंबर होगा। निम्नलिखित में बोलने की योग्यता कौन सी है? बोलने की योग्यता देखो, निम्नलिखित में से बोलने की योग्यता कौन सी है? तो आशुभाषण, सुलेख, शुद्ध वर्तनी और श्रुतलेख। तो बोलने की जो योग्यता है वो आशुभाषण होता है। आशुभाषण का मतलब देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आशुभाषण मतलब तत्काल यूं भाषण देना होता है, मतलब तत्काल में बोलना होता है। आशुभाषण को अपन जैसे आशुलिपि होता है, आशुलिपिक होता है तत्काल लिखने वाला, तो आशुभाषण तत्काल बोलने वाला। अतः किसी विषय पर तत्काल कोई बोलना ही आशुभाषण कहलाता है। कोई शिक्षक क्या करता है, कक्षा में ऐसे ही बोल देता है कि स्वतंत्रता
आंदोलन पे कुछ बोलो, तो कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो उसमें बोलने लग जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, गांधी जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, स्वतंत्रता संग्राम इतने समय तक चला था, ये क्रांति हुई, ये युद्ध हुए, है ना। वो आशु भाषण होता है। समझ रहे हो ना बात को। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन है। दीपावली पर लेख, कहानी कथन, अभिनय और संवाद। तो इनमें से मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है, वो है दीपावली पर लेख। क्या होता है इसमें, दीपावली पर लेख है वो नहीं है। इसमें क्या होता है देखो, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। दीपावली पर लेख लिखित भाव का प्रकाशन होता है, जबकि ये मौखिक पूछा अपन को यहाँ पर, तो मौखिक में मतलब अभिनय भी करना पड़ेगा, कहानी कथन होगा तो कहानी को अपने को सुनाना पड़ेगा, संवाद बोलेंगे तो संवाद को अपने बोलने पड़ेगा। अब ये लेख तो क्या हो गया, लिखने के कौशल हो गया, है ना, लेखन कौशल के अंतर्गत आ गया, इसलिए दीपावली लेख उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है। वाचन मुद्रा, छंदानुगत वाचन, अभिनय या भावात्मक वाचन शैली। तो निम्नलिखित में से वाचन का आधार नहीं है। तो देखो, वाचन मुद्रा में भी अपन करेंगे, छंदागत भी वाचन होता है छंदों के अनुसार, भावात्मक भी वाचन होता है, जबकि अभिनय में क्या होगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा किसी चीज़ का, इसमें वाचन नहीं होगा, बल्कि अपनी शारीरिक हाव भाव की चेष्टाएं होंगी, जैसे हाथों को हिलाना वगैरह, वो जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है ना, वो अभिनय होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। जैसे अपन इसको डांस कह सकते हैं। आगे देखिए, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। तो मित्रों, किसकी की जाती है, सूक्ष्म शिक्षण की, या टीम शिक्षण की, या इकाई योजना की, या विस्तृत पाठ्य योजना की। तो देखिए, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था सूक्ष्म शिक्षण की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये जो सूक्ष्म शिक्षण कौशल होता है, ये पूर्व सेवाकालिक या फिर सेवारत जो शिक्षक होते हैं, मतलब जो बीएड कर रहे विद्यार्थी होते हैं, उनको प्रशिक्षित करके उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने की एक ऐसी तकनीकी होती है। इसका उद्देश्य शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण में निपुण बनाना, शिक्षण को प्रभावशाली शिक्षण में निपुण बनाना, वो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। आगे देखिए, अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल का उससे अभ्यास कराया जाता है। यह कौन सी अध्यापन प्रणाली है। तो यह अध्यापन जो प्रणाली है, स्थूल अध्यापन प्रणाली, गहन अध्यापन प्रणाली, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली या व्यापक अध्यापन प्रणाली। तो ये सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली होती है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या देखो 5 से 10 होती है, आप सभी को पता है, और पाठ की जो अवधि होती है वो 5 या 10 मिनट तक की होती है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल की दक्षता हासिल की जाती है, सिर्फ एक ही कौशल को प्रदर्शित इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हस्त कौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं। हस्त कौशलों के लिए मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें हस्त कौशलों में मतलब रचनात्मक शिक्षण आएगा। क्या होगा सही आंसर, रचनात्मक शिक्षण। हस्त कौशल एक रचनात्मक कार्य होता है, आप सभी को पता है। हस्त कौशल के अंतर्गत हाथ के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना पड़ती हैं, बनाई जाती हैं, जैसे खिलौने होती हैं, चूड़ियाँ, सजावटी सामान वगैरह वगैरह जो भी है, गुड्डे गुड्डी। हस्त कौशल का मूल्यांकन रचनात्मक परीक्षा के द्वारा ही संभव होता है। यानी हस्त कौशल में क्या आप हाथ से कुछ बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, कोई चित्र, मॉडल है, चार्ट है वगैरह वगैरह जो भी है। समझ रहे हो ना बात को, वो है। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है मित्रों, अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि, तो इसमें दोनों आएंगे, अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि। अब देखो, अनुकरण विधि के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस विधि में बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर ही शिक्षक का उच्चारण जैसा करता है वैसा स्वयं वाचन करना सीख जाता है। इसलिए शिक्षक का सर्व प्रमुख गुण यही होता है कि वो किसी भी पाठ को पढ़ाए तो उच्चारण शुद्ध करे। ये भाषा शिक्षक के लिए, भाषा के शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण करना। अब देखो, संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब विचारों का, हाव भावों का आदान प्रदान करना, मतलब भावों और विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। इस विधि में शिक्षक एवं विद्यार्थी के माध्यम से आपसी विचार विमर्श होते हैं दोनों के, और इस माध्यम से वाचन एवं दक्षता का विकास होता है, और बच्चे में बोलने की क्षमता में क्या होता है, आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए अनुकरण और संप्रेषण दोनों आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य, मौन वाचन क्यों करवाया जाता है, कि तार्किक योग्यता के विकास के लिए, मनन शक्ति के विकास के लिए, या दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मौन वाचन है वो तार्किक योग्यता के विकास के लिए कराया जाता है और मौन शक्ति का विकास, दोनों होते हैं इसमें।
ये ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आजकल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न बन गया है, बदल गया मतलब परीक्षा लेने का। तो एक ऑप्शन सही है, साथ में दूसरा है, तीसरे को जरूर पढ़ना है कि तीसरे में वो क्या लिख रहा है। अपने यहाँ पर उत्तर दे देते हैं, आधे से यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं है। और कईयों को तो ये आदत होती है कि इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से सभी, वो वाला ही करना है अपन को, तो चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी कुछ भी कोई मतलब ऑथेंटिक विधि नहीं होती है कि उपयुक्त में से सभी है, इनमें से कोई नहीं है, सबसे बड़े वाला ऑप्शन सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों ऑप्शनों को बिल्कुल शांति से पढ़िए, पहले प्रश्न को शांति से पढ़िए, प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है अपने को अगला। आधे से ज़्यादा तो नहीं शब्द को छोड़ देते हैं, आधे से है को छोड़ देते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? पेस्टालॉजी विधि, अनुकरण विधि, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, लेखन शिक्षण की पेस्टोलॉजी विधि भी है, अनुकूल विधि भी है, मतलब दोनों ही इसमें सही हैं। पेस्टोलॉजी विधि का शाब्दिक अर्थ थोड़ा समझा दूं। इस विधि में सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है। सामान्यतः कोई भी शिक्षण विधि हो सरल से कठिन की ओर ही चलती है। इसमें सर्वप्रथम बच्चे को अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है। अक्षर का ज्ञान करवाने के बाद में आकृति और विभिन्न टुकड़ों को विभाजन कर दिया जाता है और टुकड़ों के योग से अक्षरों को मिला देने जाते हैं। यानी कुछ पर चित्र बने होते हैं, कुछ पर नाम बने होते हैं। अनुकरण का शाब्दिक आप जानते हो नकल होता है। दो प्रकार के स्वतंत्र अनुकरण और रूपरेखा अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण तो शिक्षक के अनुकरण होते हैं, रूपरेखा अनुकरण में वैसे ऐसे डेश से वो लाइनें से बनी होती हैं। लेखन शिक्षण का उद्देश्य है, लेखन शिक्षण का उद्देश्य लिखने में, लिखने के कौशल, बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल, उपयुक्त में सभी। तो लेखन कौशल आपको सभी को पता होगा, लेखन का शाब्दिक अर्थ लिखना ही होता है, तो इसमें लिखने के कौशल में विकास करना। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो देखिए वाचन शिक्षण का उद्देश्य पढ़ने के कौशल, बोलने के कौशल, उक्त दोनों है सभी। अब देखो, वाचन शिक्षण होता है तो पढ़ने का कौशल तो विकसित होगा ही होगा, साथ साथ में बोलने का कौशल, तो इसका मतलब दोनों ही इसमें राइट आंसर माने जाएंगे। यानी बोलेगा तभी तो पढ़ेगा, वरना पढ़ेगा क्या खाक है। गूंगे को पढ़ते हुए देखा है कभी? आगे देखिए, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है लेखन शिक्षण, वाचन शिक्षण दोनों से। बच्चों के शुद्ध उच्चारण का विकास तो ये किससे किया जाता है? लेखन शिक्षण से या वाचन शिक्षण से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कैसे किया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाचन शिक्षण से। यहाँ पर दोनों का मत कर देना, सिर्फ और सिर्फ वाचन शिक्षण से ही आएगा, ये यहाँ पर गलत होगा। यानी शुद्ध उच्चारण तो अपन बोलेंगे तभी तो सीखेंगे ना। अगला देखिए, वाचन शिक्षण का मुख्य प्रकार है। वाचन शिक्षण का सहस्वर वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन या उपयुक्त में सभी। आशा करता हूँ कि ये तो सभी को आता होगा। तो वाचन शिक्षण के सारे ही होते हैं, सहस्वर वाचन बच्चों के द्वारा, मौन वाचन बच्चों के द्वारा, आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी लेखन के प्रमुख पक्ष हैं सुलेख, पाठ्यवस्तु, भाषाई संबंधी या उक्त सभी। हिंदी लेखन के मुख्य पक्ष हैं, सुलेख लिखना होता है, पाठ्यवस्तु से भी लिखना होता है, भाषा संबंधी भी होता है। तो हिंदी लेखन में मुख्य पक्ष सुलेख, श्रुतिलेख, जिसको अनुलेख भी बोल सकते हैं अपन, पाठ्यवस्तु लेखन, व्याकरण एवं भाषा संबंधी लेखन, प्रतिलेख, ये सारी होती है। ठीक है ना, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा, मोंटेसरी विधि का प्रयोग किसने किया था? मोंटेसरी विधि का प्रयोग करते हैं मौन वाचन के समय, सहस्वर वाचन के समय, लेखन शिक्षण के समय, उपयुक्त सभी। तो मोंटेसरी विधि का प्रयोग कब किया जाता है? मोंटेसरी विधि का प्रयोग लेखन शिक्षण से संबंधित किया जाता है। मोंटेसरी विधि खेल खेल में पढ़ाना। सहस्वर वाचन का मुख्य पक्ष है, सहस्वर वाचन का संवेद स्वर, संवेद वाचन, व्यक्तिक वाचन, दोनों या कोई नहीं। तो सहस्वर वाचन में संवेद वाचन और व्यक्तिक वाचन दोनों होते हैं। देखो, संवेद वाचन कविता के दौरान होता है और व्यक्तिक वाचन अकेले गद्य कहानी पढ़ाने के लिए। तो सहस्त्र वाचन दो प्रकार होते हैं, एक तो आदर्श वाचन मूल रूप से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचन बच्चों के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन के दो भेद होते हैं, संवेद वाचन सामूहिक रूप से पूरी कक्षा के से करवाया जाता है कविता शिक्षण के दौरान, जबकि व्यक्तिक वाचन कहानी वगैरह पढ़ाते समय भी छात्रों से एक छात्र को खड़ा करके पढ़ाया जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, 10,000 बार पूछा गया है। तो देखिए, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबह पहले आप इतना सा याद रख लो, सु, ब, प और ली। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो सुबह पहले बस इतना सा याद रखना है ना। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखने में से कौन सा कार्य पहले करवाया जाता है? यानी वर्णमाला पहले पढ़ाई जाती है या फिर पहले लिखवाई जाती है? कौन सा कार्य पहले करवाया जाता है? तो वर्णमाला पढ़ाना, वर्णमाला लिखाना
लिखाना और पढ़ाना दोनों, उक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। आधे एक विद्यार्थी तो यहाँ पर अटक जाएंगे, थोड़े से यार यहाँ पर थोड़े से लिखेगा और पढ़ेगा, दोनों काम ही करेगा। तो इसमें सही आंसर है, पहले पढ़ाई जाती है वर्णमाला। ध्यान रखना, वर्णमाला को सबसे पहले बच्चे को पढ़ाना सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसको वर्णमाला लिखना सिखाया जाता है कि देखे ये ए है, पहले इसका उच्चारण सिखाते हैं पढ़ाना। तो अब ये ए का उच्चारण, तो फिर इसको कहेंगे कि ऐसे लिख, ये ए है। इसी प्रकार कै, तो कै का पहले उच्चारण सिखाएंगे, उसके बाद में उसको क्या कराएंगे, लिखने का अभ्यास से करवाएंगे। आ रही है ना बात समझ में? अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मित्रों कमेंट किया करो यार। कमेंट करने से एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब है प्रतिपुष्टि मिलती है, हमारा पुनर्बलन का काम करता है ये कमेंट। आगे देखिए, कौन सा कार्य अर्थग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज्यादा उपयोगी होगा? अर्थग्रहण अपन ग्रहण किससे करेंगे? व्याकरण शिक्षण करना, पठन कार्य करना, वाचन करना, या फिर वर्णन करना। तो अर्थग्रहण अपन किससे करेंगे? वर्णन कराना, अपने से ज़्यादा वर्णन करवाया जाएगा। मतलब अर्थग्रहण की कुशलता के विकास के लिए बालक को पाठ्य पुस्तक से संबंधित किसी प्रकार के प्रकरण का क्या है कि वर्णन करवाया जाना चाहिए, जिससे बालक में अर्थ वर्णन करने के लिए पाठ्य वस्तु को स्वयं समझ करके अर्थ ग्रहण करेगा और उसी के बाद में स्वयं वर्णन करने सीख जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? वर्णन कराना किसी चीज़ का। यानी एक तो अपन पढ़ते हैं, एक अपन किसी को पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जो पढ़ाता है ना वो बहुत बेटर सीख पाता है। समझ रहे हो ना बात को? तभी तो वो पढ़ा पाएगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करता है? मौखिक, लिखित, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा शिक्षण में सबसे पहले कौन सा कार्य होता है? सबसे पहले आशा करता हूँ सभी को पता हो, मौखिक होगा। मौखिक के बगैर वो लिखेगा कहाँ से? पहले सीखेगा। किसी भाषा को पढ़ने के लिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भाषा को पढ़ने के लिए और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना होता है। यह कथन किसका है? अच्छी परिभाषा है कि किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना होता है। तो ये कथन है वो किटसन का है। ध्यान रखना किसका है? किटसन का। ये परिभाषा है, पूछी जा सकती है परीक्षा में। नेक्स्ट देखिए, सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें। सुंदर और शीघ्र लिखने के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी होती है? तो देखो, लेखन का अभ्यास, या फिर कमल पकड़ने की अभिव्यक्ति, अक्षरों की बनावट, या उपयुक्त में से सभी। तो सुंदर और शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें सभी होती हैं, यानी लेखन का अभ्यास करवाया जाता है, कमल पकड़ने की उपयुक्त विधि होती है, अक्षरों की बनावट, सारी की सारी। नेक्स्ट देखिएगा, छात्रों के, नेक्स्ट है छात्रों के लिखने की उपयोगिता है। श्रुतलेख लिखाने की उपयोगिता, यानी श्रुतलेख क्यों लिखवाया जाता है छात्रों से? तो हस्तलेख में सुधार करने के लिए, कक्षा नियंत्रण के लिए, वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए, या फिर लिखित कार्य पूरा करवाने के लिए। तो मित्रों, छात्रों से श्रुतलेख लिखाने की उपयोगिता होती है वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार लाने के लिए। वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार लाने के लिए उसको श्रुतलेख लिखवा। श्रुतलेख का शाब्दिक अर्थ होता है सुन करके लिखना, मतलब शिक्षक बोलेगा और बच्चे लिखेंगे, जिसको अपन डिक्टेशन बोल देते हैं अक्सर। तो वो श्रुतलेख सबसे अच्छी चीज़ होती है, जिसमें क्या है कि अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, वर्तनी का मतलब छोटी बड़ी की गलतियाँ होती हैं, वो अपनी दूर हो जाती हैं। अगला देखिए, सुंदर लेखन के अभ्यास के लिए उपयुक्त होगा। तो सुंदर लेखन के अभ्यास के लिए उपयुक्त क्या होगा? श्रुतलेख लिखवाना, प्रतिलेख लिखवाना, अनुलेख लिखवाना, या कहानी लिखवाना। अनुलेख, सुंदर लेख के मतलब अनु का मतलब पीछे, यानी जैसे एक सुंदर हैंड राइटिंग लिखी हुई है किसी शिक्षक की, उसका अपन नकल कर करके वैसे ही अक्सर अपन स्वयं लिखते हैं ना, उसे अनुलेख बोला जाता है। तो सुंदर लिखने के लिए, अपने हैंडराइटिंग सुधारने के लिए अनुलेख होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो लिखना सिखाते समय अपन को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बच्चा ठीक तरह से बैठे, वह किसी से बोले नहीं, वह अध्यापक की बात सुने, लेखन चक्र अधिक लंबा ना हो। बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेखन चक्र ज़्यादा लंबा ना हो। छोटे समय के लिए ही थोड़ा सा अपने को बच्चे को लेखन का अभ्यास करवाना चाहिए, क्योंकि लेखन चक्र लंबा होगा तो बालक लेखन में रुचि लेना समाप्त कर देगा, नहीं लिखना उसको अच्छा नहीं लगेगा। आशा करता हूँ कि मित्रों ये प्रश्न आपको कौशल से संबंधित, माइक्रो टीचिंग से संबंधित, सहस्वर और मौन वाचन से संबंधित आपको बिल्कुल अच्छे से पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दो मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।